बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को इकोनॉमी वाच से सिद्दीक सरवर का सलाम। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। बजट की बहुत दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था, तारीख पे तारीख मिलती जा रही थी, लेकिन आखिरकार 12 जून 2026 को बजट 2026-2027 पेश कर दिया गया। वफाकी काबीना ने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में अप्रूवल दी। उसके बाद बिल बजट जो है वो असम्बली में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पढ़ के पेश कर दिया। अब देखना यह है कि इस बजट से जो उम्मीदें थीं, जिसकी हम रोज़ाना बात करते चले आ रहे हैं कि क्या गरीब आवाम को कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। यस, गरीब आवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं। बिजनेसमैन के लिए सुपर टैक्स की बहुत बड़ी बात की जा रही थी, तो सुपर टैक्स 50 करोड़ रुपए से नीचे बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। 50 करोड़ से ऊपर जो 10% सुपर टैक्स लगाया जा रहा था, उसकी भी परसेंटेज 8% पे लेके आ गए। प्रॉपर्टी के ऊपर रिलीफ दिया गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया गया, तनख्वाहदार तबके को, जिसकी बहुत बात की जा रही थी कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा, उसको भी रिलीफ की बात की गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% का इजाफा अनाउंस किया गया। पेंशन में भी 7% का इजाफा अनाउंस किया गया। और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो तनख्वाहों में इजाफे की एक परसेंटेज रखी गई, वो कम अज़ कम 10% तक 37,000 से तनख्वाह बढ़ा के गरीब आदमी की बेसिक सैलरी 40,700 रुपये कर दी गई। अब देखना यह है कि इन तमाम चीज़ों के साथ साथ महंगाई का तूफान कितना आता है। अगर किसी की सुनवाई टैक्स रिबेट में मिली है या टैक्स की सूरत में कमी हुई है तनख्वाहदार तबके के लिए, तो क्या उनको 2,000 रुपये सालाना तनख्वाह में रिबेट देने के बाद, टैक्स में कमी करने के बाद बाकी चीज़ों की परसेंटेज कहाँ चली जाएगी। अब यही देखना होगा कि जो हम इतने दिनों से बात करते चले आ रहे हैं कि 17 ट्रिलियन का बजट, तो वही 17.495 17.5 ट्रिलियन का बजट पेश कर दिया गया। बात करेंगे इसके ऊपर आज और देखेंगे कि इस बजट से बेसिकली जो इतनी बातें चल रही थी, क्या सियासी शोरगुल असम्बली में देखने को मिला। पीपल्स पार्टी के बाइकआउट की बातें सामने आई, किस तरह से क्या मुफाहमती पॉलिसियां अपनाई जा रही हैं, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं वेलकम करूंगा सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रोज़ाना हमारे साथ रहे इकोनॉमी वाच में जितने भी हमने प्रोग्राम प्री बजट किए, नदीम मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब, आखिरकार वो शाहकार आ गया जिसकी मैंने बात की कि रोज़ हम इस पे बात कर रहे थे कि बजट बजट, और गरीब आवाम की भी उम्मीदें लगी हुई थी कि बजट में पता नहीं क्या आएगा। जी जी। सरकारी अफसरान की, सरकारी लोगों की 7% का इजाफा, पेंशन में 7% का इजाफा, गरीब आवाम के लिए टैक्स में थोड़ी रिबेट, यानी कि वही जो 5% 12 लाख रुपए से कम की जिनकी तनख्वाह थी, 5 लाख से 12 लाख की इनकम, उसमें वो 5% से 1% की जो बात है। बाकी के स्लैब्स, पहले 4 स्लैब्स में जो है ना वो हल्का हल्का इन्होंने को रिलीफ दिया। सब में आप माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर कह, उन्हें नजर लग जाएगी। उसमें जो है वो नजर तो लगेगी, लेकिन ये जो हम रोज उम्मीदें लगा रहे थे, गरीब आवाम उम्मीदें लगा रही थी, क्या समझते हैं? देखिए, माशाल्लाह से मैं तो माशाल्लाह ही कहूँगा। जो 7% इजाफा किया है सरकारी मुलाजमीन का, तो इंशाल्लाह 27% रिश्वत का कारोबार बढ़ जाएगा, क्योंकि 7% से गुजारा नहीं होता किसी सरकारी अफसर का। जाहिर है जब 7% महंगाई का दौर है तो 20% करप्शन, 7% इजाफा, यानी हमारे यहाँ पे हम खुद क्रिएट करते हैं ऐसी चीजें जिसकी वजह से फिर 7% इजाफा। मुझे बताइए इस महंगाई के जमाने में क्या महंगाई जो है वो सीपीआई इंडेक्स जो है ना वो 7% से बढ़ा है। महंगाई अगर 7% नहीं बढ़ी तो ये कैसे बढ़ेगी? जी, महंगाई जो है वो कई आसमानों पे बातें कर रही है। अगर हम फैक्चुअल पोजीशन पे आए तो तकरीबन 12% से भी ऊपर जा चुकी है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, और यहाँ पे हम बड़े खुश हो रहे हैं 7% जी जनाब सरकारी बेचारे मुलाजमीन को, और फिर उनसे तवक्को ये रखते हैं कि जनाब आप रिश्वत मत लीजिएगा, आपका घर जो है इसी तनख्वाह में चलेगा। खैर, दूसरी बात, हमारे वजीर खजाना साहब ने शुरू में ये कहा कि जनाब अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से आप देखें हमने कितनी पेट्रोल की सब्सिडी दी। तो आइए मैं आज आपको कुछ फिगर्स बताता हूं कि दुनिया भर के अंदर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कितना हुआ अमेरिका और ईरान की वजह से। आपने हार्मुज़ बंद होने की वजह से। जी जी। तो सबसे पहले सरे फहरिस्त पाकिस्तान में 64% पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। जी हाँ, पूरी दुनिया के अंदर ये रिकॉर्ड हमने तोड़ा है। वियतनाम में हुआ है जनाब 30% इजाफा पेट्रोल में इस जंग की वजह से। चाइना में हुआ है 20%, बांग्लादेश में हुआ है 10%, और
इंडिया में हुआ है 4%। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, 60% आवाम को महंगा पेट्रोल दिया गया, फिर भी आप कहते हैं सब्सिडी। इसका मतलब यह है कि आपने या तो पेट्रोल महंगा लिया है, या उसके ऊपर जो टैक्सेस आपने लगाए हैं, उस टैक्सेस की वजह से आपके पेट्रोल की कीमत जो है वो 60% पूरे इस खित्ते में सबसे ज्यादा महंगा है। अच्छा नदीम साहब, ये तो आप बता रहे हैं 60%, तो लेकिन ये जितने भी आपने कंट्रीज का नाम लिया, इनके पास आईएमएफ के लोन उतने हैं जितने हमारे पास है। बेसिकली तो आईएमएफ के लोन को आप बनाए ना, सबसे पहले तो बेसिक उसको बनाए, उसके ऊपर बढ़ाना, इंटरेस्ट तो उस पर बढ़ाए। देखिए आईएमएफ का तो सिलसिला जिसे कहते हैं ना मियां बीवी का सिलसिला हो चुका है कि वो इस वक्त डोमिनेट भी कर रहे हैं और कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे कि खवातीन आमतौर पे कहती नहीं नहीं जो फैसला है शौहर नहीं करना है, मगर वो शौहर वही करता है जो बेगम ने करना होता है या जो बेगम का हुक्म होता है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जनाब आईएमएफ तो अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा बड़े जबरदस्त पुरजोश तरीके से किया। उन्होंने कहा देखें जनाब दूसरे मुल्क में आप देखें कतारें लगी हुई थी, पेट्रोल में हमने सब्सिडी दी। तो जनाब ये तो फिगर्स अब आपके सामने आ गए और ये तमाम रिसर्च हुए हुए फिगर्स हैं। आप मुख्तलिफ ममालिक में देख लें कि क्या पोजीशन रही और पाकिस्तान किस पोजीशन पे रहा। अच्छा नदीम साहब, इसमें अगर हम चलें बिजनेसमैन की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ चलें, इंडस्ट्री से रिलीफ मिलेगा गरीब आवाम को, चूंकि हम ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स तो है नहीं, प्राइवेट में जॉब करते हैं लोग, और फिर इंडस्ट्रीज़ अगर रेट बढ़ाएगी तो इसका इन्फ्लेशन का नीचे तक भी असर आता है। ये जो सुपर टैक्स एक दफ़ा के लिए उस वक्त कहा था कि एक दफ़ा के लिए लगा रहे हैं, लेकिन अब उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। 50 करोड़ से ज़ायद इनकम वाली इंडस्ट्रीज़ को 10% से चलो 8% से लेके आ गए। इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए टैक्स का तो उन्होंने खुद ही ने कहा, वजीर खजाना साहब ने खुद ने इकरार कर दिया कि अब पाकिस्तानी जो है ना टैक्स का मसला नहीं है। उन्होंने क्या कहा जनाब, ये टैक्स जो है, जो हमने टैक्स की वसूली की है तकरीबन 13 अरब के ऊपर कर चुके हैं, और पहले कितना किया था 7 अरब। तो आप डबल तो तकरीबन आपने टैक्स ले ही लिया 2025-26 के अंदर। तो ये ना कहें कि टैक्स नहीं ले रहे हैं, टैक्स तो बेतहाशा ले रहे हैं। अच्छा जब टैक्स लेंगे तो ये मुझे बताएं कि वो टैक्स कौन देता है। अगर फैक्ट्री ओनर देता है तो जाहिर है वो एक प्रोडक्ट में डालेगा और आवाम तक देगा, ऑब्वियसली सी बात है, वो तो पास ऑन करेगा ही करेगा। तो भैया ये सारे टैक्सेस जो है वो घूम फिर के मैं और आप दे रहे होते हैं। तो आवाम पे जब ये बोझ आएगा तो फिर वो जो बातें करते हैं ना जीडीपी जीडीपी, काश कि इनको जीडीपी का मतलब भी पता हो कि भाई जीडीपी से आपकी तरक्की होगी। सबसे पहले आपकी तरक्की उस वक्त होगी जब आपकी आवाम के पास बाइंग पावर होगा, कंज्यूमर बाइंग होगी। कंज्यूमर बाइंग नहीं होगी तो शेल्फों में चीजें रह जाएंगी, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, लोग कोई चीज खरीदेंगे नहीं। जब खरीदेंगे नहीं तो कहां से आपकी जीडीपी? फिर आती है जनाब कि एफडीआईज इंक्रीज हो रही हैं, आपके यहाँ कारखाने लग रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। तो मैं कहूंगा जी हाँ जीडीपी इंप्रूव होने के चांसेस हैं, लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, बिजनेसेस फ्लरिश हो रही है। जनाब बिजनेसेस फ्लरिश उस वक्त होती है जब टैक्स के रिजीम जो है ना वो कुछ सीरियसली काम करे और टैक्स को कम किया जाए। सही। अब तो हम टैक्स को बढ़ाने की मजीद बात कर रहे हैं। यहाँ जहां हमने 7 अरब से 13 अरब तक चले गए, अब हम बात कर रहे हैं 15 से 17 अरब ट्रिलियंस। देखिए अब ये 17 ट्रिलियन रुपए जमा करना कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा अब हम आते हैं जब टैक्सेस इतना होगा तो फिर कौन सा सेक्टर काम कर सकता है? मुझे बताइए ना। आप ना इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री की बात करें नहीं कर सकते। इतने टैक्सेस जो है ना 50% से ज्यादा अपना इनकम का वो टैक्सेस की मद में दे देते हैं, तो वो पास ऑन क्या करेंगे नीचे जो है ना आवाम को? उसका बेनिफिट तो तभी पहुंचेगा ना जब चीजें सस्ती तो तभी होंगी जब उनको कोई रिलीफ मिलेगा, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। तो ऐसे तो रिलीफ नहीं आ सकता। सर अगर 60% आपका पेट्रोल में इजाफा होता है और 150% बिजली की कीमतों में एक गरीब आदमी 4 सालों में पे कर रहा है, यानी 150% से ऊपर आपका टैरिफ चला जाता है, तो तरक्की कहां से होगी? उसमें तो फिर तरक्की की जो है ना वो बातें ही रह जाती है। अच्छा नदीम साहब, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, बिजनेस एनालिस्ट हैं अफीफ राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम अफीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अफीफ साहब कैसे मिजाज हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है, हमारे वजीर खजाना साहब ने कि बहुत अच्छी खबरें हैं। यकीनन आपने भी वो खुशखबरी वाली बातें सुन ली होंगी, कानों को बड़ा अच्छा लगा होगा, रस घोलती बातें वजीर खजाना साहब की। क्या समझते हैं कितने पुर उम्मीद थे और आज की स्पीच के बाद कितने ज्यादा
खुश हुए हैं? देखिए, जो बिजनेस सेक्टर है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ तो दिया गया है कि इम्पोर्ट के ऊपर इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज और जो एडिशनल ड्यूटीज थी उसके अंदर कंसेशन जो है वो की है। इसके साथ साथ काफी सारी चीजों पर टैक्स के एग्जेम्पशंस का भी इन्होंने जो था वो एक्सटेंड किया है। पहले बात हो रही थी कि ये टैक्स एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगी, जो विथहोल्डिंग टैक्स है उसके अंदर भी इन्होंने थोड़ा बेहतर किया। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है कि टैक्स जितना कम होता रहे, इम्पोर्ट ड्यूटीज कम होती रहे। इससे बेहतर ये है कि इंडस्ट्री को काम करने में ज्यादा आसानी होगी, अपना वर्किंग कैपिटल कम लग रहा होगा और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कॉस्ट डेफिनेटली नीचे आएगी। लेकिन जो हमारी बिजली और यूटिलिटीज की कॉस्ट है उसको नीचे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम ये ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आवाम को पास ऑन करें। अभी हम जो सबसे ज्यादा हमें जो चीज चैलेंज कर रही होती है वो हमारे यूटिलिटी के रेट्स हैं, जिसमें पेट्रोलियम के अंदर लेवी है जो बहुत ज्यादा है। और लेवी न सिर्फ इंडस्ट्रीज को बल्कि जो एक कॉमन मैन है उसको बहुत ज्यादा हिट कर रही होती है, क्योंकि वो हर रोज जो परचेजिंग कर रहा होता है उसके ऊपर 160 रुपए 170 रुपए अगर लेवी दे रहे तो वो चाहे गरीब आवाम हो चाहे अमीर इंसान हो, हर कोई वो 160 रुपए दे रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट है जो आवाम को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। और पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो पेट्रोलियम बेस्ड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारी काफी बिजली भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बन रही होती है, उसके अंदर ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देता है कि हम देखते हैं कि बिजली की कॉस्ट भी ऊपर जा रही होती है और साथ ही साथ प्रोडक्शन की कॉस्ट ऊपर जा रही होती है, लोगों के खर्चे ऊपर जा रहे होते हैं। तो जब इतने सारे इकदाम किए गए तो मेरे हिसाब से ये भी देखना चाहिए कि बिजली की कॉस्ट को और पेट्रोलियम की कॉस्ट को कैसे नीचे ला सकते हैं। अच्छा हफीफ साहब, ये तो आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आया मुझे। ये बताइए कि इमर्जिंग कंट्रीज़ के लिए, हमको ये एस्टेब्लिश कंट्री तो है नहीं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं हमारी, यहाँ पर अगर हम इतने ज़्यादा यूटिलिटीज़ के अंदर हमारे आईपीपीज़ के रेट भी आपके सामने है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर रिड्यूस नहीं होगा तो आवाम को रिलीफ कैसे मिल पाएगा? देखिए, ये तो हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि आईएमएफ का भी बड़ा प्रेशर होता है। गवर्नमेंट को आईएमएफ के साथ बैठना पड़ेगा और अगले 3 साल और 5 साल की पॉलिसी बनानी पड़ेगी और वो कन्वे करना पड़ेगा बिजनेस कम्युनिटी को, किसी आपको पहले 2 साल 3 साल रिलैक्सेशन है, उसके बाद हमारे टैक्सेस बढ़ेंगे। और आईएमएफ को भी कन्वे करना होगा कि ये हमारा 5 साल का एक पूरा प्लान है और इस तरीके से हम आपका जो इंटरेस्ट है उसको रीपे कर सकेंगे। पर उसके लिए इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ेगा। देखिए, जब भी इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जो है वो ज्यादा होता रहेगा, आपका जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहेगी, आपके साथ ही साथ नई इंडस्ट्रीज लगने लगेंगी। तो यूटिलिटीज की कॉस्ट को जब तक नीचे नहीं लाएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जबकि एसआईएफसी ने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन आज तक हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि हमारी यूटिलिटी कॉस्ट और जो हमारी इस वक्त पॉलिसी रेट है वो बहुत ज्यादा है। जबकि इन्फ्लेशन हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल की, उसके बावजूद जितनी इन्फ्लेशन कंट्रोल की उतना हम पॉलिसी रेट को नीचे नहीं लाए। तो इन चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट को ये भी करना होगा कि पॉलिसी रेट को नीचे लाया जाए, लेंडिंग बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लग सके, और जो टैक्सेशन है, इनकम टैक्स है, उसको भी पूरा रिविजिट करना पड़ेगा। अच्छा अफीफ साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, लेकिन जहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की 50% ज़्यादा, बल्कि हमारे पाकिस्तान में तो 65% तकरीबन इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में रेवेन्यू जनरेट होता है, 35% हम जो है ना वो जो है ना डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाते हैं। अब डायरेक्ट टैक्सेस की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए टैक्स नेट का जो एक फॉर्मूला है, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, तो क्या इन पॉलिसी की वजह से टैक्स नेट में लोग आएंगे? देखिए, टैक्स नेट में आपको अगर आपको लोगों को टैक्स नेट में लाना है तो आपको अपना पूरा इनकम टैक्स का रजीम है ना वो चेंज करना पड़ेगा। आपने इतना ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है लोगों के ऊपर, तो इसीलिए लोग बस भागते हैं कि जी हम फाइलर नहीं होंगे। सबसे पहले तो फाइलर और नॉन फाइलर खत्म करके हर पाकिस्तानी को ये अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हमें टैक्स पे करना है। जितनी मेरी इनकम है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से हो, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो ट्रेडिंग से हो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से हो, मेरी जो इनकम है वो इररिलेवेंट के किसी भी सेक्टर से है, अगर मेरी एक इनकम सर्टेन नंबर से ज्यादा है तो मुझे उसके ऊपर टैक्स देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जिसकी एग्रीकल्चरल इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, हजारों लोगों को नौकरियां दे रहा है, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको बेतहाशा टैक्स 29% टैक्स को कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ रहा है। और जब मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर हूँ तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। तो इन चीजों को देखते हुए बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, कि वो इस टैक्स रेजिम को चेंज करें, फाइलर नॉन फाइलर का किस्सा खत्म करें और हर किसी को देना टैक्स रिटर्न जमा कराने होंगे। ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो टैक्स नेट बढ़ जाएगा। अभी लोगों के पास ऑप्शन होता है कि यार मैं कुछ परसेंटेज कैश निकालने पे ज्यादा दे रहा हूँ, गाड़ी पे जो है वो लाख रुपए 2 लाख रुपए ज्यादा दे दूंगा और मुझे फिर पूरे साल कोई टैक्स वाला पूछने वाला नहीं है। तो ये जब तक हम लोगों को ऑप्शन देंगे टैक्स से भागने का, लोग भागते रहेंगे।
आपको लोगों को टैक्स नेट में लाना है तो आपको फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर खत्म करना पड़ेगा। तो अफीफ साहब ये कैसे खत्म होगा? आप ये समझते हैं कि जो आईएमएफ के साथ हम लोग बैठते हैं, क्या बराबरी की बेस के ऊपर बात करने के लिए हम इतने कैपेबल हैं कि हम उनको जो है ना वो अपनी टर्म एंड कंडीशंस बनवा सकें, जो कि हमारे ऊपर तो जो शर्त शराइत लगाई जाती हैं आईएमएफ की तरफ से, उन्हीं को फॉलो करने के लिए हम पूरा साल लगे रहते हैं? देखिए, आईएमएफ का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपना जो उनका इंटरेस्ट है और जो उनसे लोन लिया है वो लोन कैसे वापस करेंगे। उनका ये पॉलिसी मेकिंग तो उनका वो है नहीं, पर वो देखते हैं कि जब इतनी अनसर्टेनिटी है, जो वो देखते हैं कि हर साल हमारा हदफ पूरा नहीं हो रहा था, तो वो अपनी शराइत बढ़ा देते हैं। हम उनके साथ बैठे हैं, अगर 3 साल का 5 साल का प्लान उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, लोग उनको, जो हमारे निगोशिएटर हैं, जो हमारे वहां पे निगोशिएट कर रहे होता है आईएमएफ से, वो बैठ के उनको पूरा समझाएं कि दिस इज द आउटलुक फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। ऑब्वियसली वो बोलेंगे ठीक है यार, 5 साल के अंदर हमारे ये पूरा अगर पैसा रिटर्न हो रहा है तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, और वो एक्सेप्ट करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे। जो निगोशिएटर्स है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी डील पाकिस्तान के लिए निगोशिएट करें। वो हर चीज में हम आईएमएफ के ऊपर नाम काम नहीं कर सकते। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम जो है वो पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचें। तो हम हर चीज के ऊपर बोलते थे आईएमएफ का बहुत प्रेशर था। आईएमएफ का प्रेशर इसलिए था क्योंकि आपने इतने सालों से उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको मीट नहीं किया। आप 1 साल करके दिखाएं, आप उनको बोले नेक्स्ट 3 इयर्स में हमारा ये आउटलुक है, उसके बाद 5 इयर्स में ये आउटलुक है, 100% आपको जो है वो आईएमएफ सपोर्ट करेगा। अच्छा अफीफ साहब, आपने ये तो बता दिया, अब मुझे जरा गवर्नमेंट की साइड भी लेना। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि हमने तकरीबन को 8.5 ट्रिलियन रुपीस जो है ना वो मार्कअप की सूरत में पे करने हैं, रीपेमेंट्स भी होती हैं, तो गवर्नमेंट किस तरह से इसको मैनेज कैसे करेगी फिर? जो हमारा तकरीबन को 17.5 ट्रिलियन का टोटल जो बजट है, उसमें से हमारी 8.5 ट्रिलियन की जो है ना वो तो मार्कअप्स की पेमेंट्स हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये हम इस तरह से अगर चलाएंगे, बिजनेसमैन को कोई थोड़ी सी रिलैक्सेशन नहीं देंगे, बिजनेसमैन फ्रेंडली माहौल का बजट नहीं बनेगा, तो रिकवरीज कैसे बढ़ेंगी? लेकिन रिकवरीज की बात करें, आज के दिन में पाकिस्तान में टोटल टैक्स पेयर्स कितने? 3 मिलियन 3.5 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें आपकी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन भी शामिल है। ऐसा मुल्क जहाँ पे 25 करोड़ आवाम है, वहाँ पे 30-35 लाख लोग टैक्स देंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान ग्रो करेगा? ये तो हमारी पाकिस्तानियों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हम टैक्स दे रहे होते तो क्या गवर्नमेंट को ये लोन लेना पड़ता? अब ये इर्रिस्पेक्टिव है कि गवर्नमेंट ने जो लोन लिया उसका पैसा कहाँ खर्च किया, कहाँ नहीं किया, ये एक अलग चीज है। और दूसरी तरफ से हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट बनाती है जो ना वो बैकवर्ड, क्योंकि हमारे खर्चे इतने, तो उस खर्चे को देखते हुए हमें इतना रेवेन्यू जनरेट करना है। आप देखेंगे जी, हम प्रैक्टिकली इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से इतनी डेट सर्विसिंग है, उसके बाद हम बैठे यार गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे। फिर यहाँ पे लग्जरी गाड़ियां हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दे रहे हैं, हम वो कम कर दें। जो गवर्नमेंट इदारे बेतहाशा पैसा उड़ा रहे होते हैं, हम उसको देखें। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो कितनी कंपेटिटिव रेट्स के ऊपर हो रहे हैं, किस क्वालिटी के हो रहे हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये तो अखराजात में कमी का तो आपने देखा ही नहीं है अफीफ साहब। ये तो नजर ही नहीं आया ना कि कहीं आपने अपने कोई शॉर्टकट किए हो, कहीं से आपने अपने बजट को कम किया हो। जो अखराजात के बजट हैं आपके, जो खास करके स्पेशली गवर्नमेंट्स के होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने आपको बताया ना, हम बैकवर्ड वर्किंग कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा खर्चा इतना है तो मुझे इतनी इनकम करनी होगी। आप देखें कि मैं रियलिस्टिकली मैं कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता हूँ, उसी के बेसिस के ऊपर आपको अपना बजट बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता कि यार मेरा खर्चा 1 लाख रुपए है, तो अब मैं बैठ के ये सोचूं मैंने 1 लाख रुपए कमाने कैसे। मैं कमाता ही 50,000 हूँ, तो मुझे अपने खर्चे भी 50,000 की तरफ 50,000 के करने पड़ेंगे। उसके अंदर प्रायोरिटाइजेशन होती है कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पहले करना है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाद में करना है, डेट सर्विसिंग पहले करनी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप डेट सर्विसिंग को भी उनसे बैठ के वो कर सकते हैं कि जी अभी हमारा जो हदफ है वो इतना मैच नहीं हो पा रहा है, इसको क्योंकि जंग भी चल रही है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी दुनिया भर में है, तो उसको देखते हुए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और आपके जो लेयर्स हो वो ऐसा नहीं है कि वो आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपसे निगोशिएट करके एक अच्छी डील आप उनसे कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ द वॉर। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट रीजन में रशिया यूक्रेन की भी वॉर चल रही है, और यहाँ पे हमारा पड़ोसी ईरान में भी वॉर चल रही है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। और जैसा आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो दुनिया भर में बढ़ गई है, फ्यूल की प्राइस दुनिया भर में बढ़ गई है, और हम हाईली डिपेंडेंट है इम्पोर्ट के ऊपर। तो हम बहुत अच्छी निगोशिएट कर सकते हैं इन टर्म्स को सामने रख के। बात ये है कि हमारे निगोशिएटर अच्छे होने चाहिए जो निगोशिएट कर सकें।
बहुत शुक्रिया अफीफ राशिद साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। नदीम साहब, जैसे देखा अफीफ राशिद साहब जो है बिजनेस एनालिस्ट हैं, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे थे, लेकिन बात वही की जा रही है कि पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। जब हर तरफ से पॉलिसीज बनाने की जरूरत पेश आ रही है, हर बंदा यही कह रहा है कि पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, तो ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो फिर क्या कर रही है? पॉलिसीज तो नहीं बना रही। देखिए, ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसे है कि पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म हो, ना गवर्नमेंट अपने इदारे चला रहे हैं ताकि अगर जो टैक्सेस ये हमसे जमा करने की बजाय खुद काम करें। ये वही इस नाकारा बच्चे की तरह है जो खुद काम नहीं करना चाहता है, कहता है अब्बू ला के दे, अम्मी ला के दे, चाचा ला के दे, मामू ला के दे। भाई गवर्नमेंट अपने इदारों उसके लिए अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन भी तो बनाए ना। चलो अगर अवाम से ही टैक्स इकट्ठे करने तो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप इदारे नहीं चला सकते तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे? इदारों में कितने लोग होते हैं? 1000, 10,000, 20,000, 50,000। आप क्या इन इदारों को चला नहीं सकते? आप क्या आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है? इसी आपके पार्लियामेंट के लोग जब आपके असेंबलियों से निकलते हैं तो एयरलाइनों के मालिक बन जाते हैं। इसी पार्लियामेंट से जो लोग निकलते हैं शुगर मिल के मालिक होते हैं। इसी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं। मगर जब हुकूमत में होते हैं कहते हैं जी हुकूमती इदारे नहीं चल रहे। मुझे आज आप बताएं ना कि जनाब अगर हुकूमत अपने इदारों को अच्छा चलाए तो उससे जो अर्निंग आएगी तो फिर टैक्स का बर्डन आपका कम आएगा। इतना बोझ तो आप टैक्स का डाल चुके हैं कि 13 ट्रिलियन जमा कर चुके हैं और अब आप कहने 17-18 ट्रिलियन जमा करने। आपका 7 ट्रिलियन का था जनाब टैक्स, 7 ट्रिलियन, आप 7 से 13 ट्रिलियन तक ले गए। अवाम कहां तक आप निचोड़ेंगे? हो रहा है ना, देखे ना, उसमें बिजनेस भी बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, अखराजात भी बढ़ रहे हैं। आपका सबसे ज्यादा जो बजट में बढ़ा है ना वो शरई सूद है। जो सूद आपको देना है वो बढ़ा है सबसे ज्यादा। देखिए सबसे बढ़ना कहां चाहिए था? आप डैम्स बनाते, बेतहाशा डैम्स बनाते, आप एजुकेशन सेक्टर पे बेतहाशा काम करते, आप हेल्थ पे काम करते, आप डिफेंस सेक्टर पे काम करते। इन सेक्टर्स पे आप काम करें ना। मगर हमने क्या किया? अफीफ साहब ने सही कहा है, अय्याशियां की हैं, लैंड क्रूजरें दिए गवर्नमेंट के इदारों को। लैंड क्रूजर का काम होता है आप जीप आप पहाड़ी इलाके में जाके करें। वो अफसर जो है वो या इस्लामाबाद में बैठा हुआ है या कराची के कस्टम हाउस में बैठा हुआ है या किसी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, उसको आप 15 करोड़ 10 करोड़ 8 करोड़ का जो लैंड क्रूजर्स दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब, और जो टैक्स पकड़ने वाले उनको ऐसा लगता है कि कच्चे के डाकू से टैक्स पकड़ना है, उनको भी आप लैंड क्रूजर हैं और साथ में 10-10 पुलिस वाले दे रहे हैं आप। तो भाई रिफॉर्म करें ना पॉलिसीज को। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि यूथ ने आईटी सेक्टर को बढ़ा दिया ना जी। हम क्या, हमें पता है कि जिन्हें 4.8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। सर देखें, फैक्ट्री तो चल ही नहीं सकती जब बिजली महंगा, पेट्रोल महंगा और सारे लोगों को कहानी की जा रही है अमेरिका ईरान का झगड़ा। अगर अमेरिका ईरान का झगड़ा, आखिर इंडिया में उसका इंपैक्ट क्यों नहीं आया? आखिर बांग्लादेश में क्यों नहीं आया? आखिर चाइना में क्यों नहीं आया? 60% सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा हमारे ही मुल्क में। उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमें पड़ रहा था ना, क्योंकि सुलह कराने के लिए हमने बहुत सफर करा रहे हैं। अमेरिका के दोस्त हमें। मुझे यहाँ पर ब्रेक का इशारा हो रहा है, बात कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस बजट की जो आज आखिरकार पेश हो गया। बजट 2026-2027 सामने आ गया। उम्मीदें कितनी हैं, कैसे हैं, क्यों हैं? यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बजट की बात कर रहे हैं। बजट 2026-2027 जो आज असेंबली में पेश कर दिया गया, क्या इस्लाहात हैं, किस तरह से इसके ऊपर बात की जा रही है? सब लोग बहुत इंतजार कर रहे थे बजट का। आज उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो अंडर डिस्कशन हैं कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरह से बिजनेसमैन कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे साथ इस वक्त ऑल ताजर कराची इत्तेहाद से अतीक मीर साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मैं वेलकम करूंगा उनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अतीक साहब कैसे हैं आप? कितनी उम्मीदें लगा ली सर आज आपने बजट से? उम्मीद ना बजट से पहले थी, अल्लाह ना अकबर। बजट के बाद है, क्योंकि देखिए बजट में है क्या। आप एक चीज देखिए कि 18,000 अरब का बजट है। सही है। और जिसमें 8,054 अरब तो आपने सूद में दे दिया, आधा बजट सूद में गया, और 3,000 दिफा में चला गया। तो आप 11,000 तो ये निकाल दें
18,771 में से। सही है। तो बाकी रह गया 7,771। तो मुझे बताइए, ये हमारा कुल बजट है। इसमें पेंशन है, सैलरीज है, डेवलपमेंट है, सारा कुछ इसी में से करना है अब। इसी में से कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है 7,000 अरब में सोचा जाए 25 करोड़ अवाम का ये बजट है, और जिसमें सिर्फ 7,000, उसमें खसारा है भी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। खसारा भी तो है। आपने आमदनी का जो एक हदफ रखा है वो 15,200 शायद 64 अरब रुपए ऐसा है कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इसका ऐसा ही मतलब है वो 3-3,500, वो तो वैसे ही आपका नुकसान है। तो अब वो कहते हैं ना कि गंजा क्या नाएगा और क्या निचोड़ेगा। निचोड़ेगा। तो अब इसमें मैं नहीं समझता कि अवाम के लिए कुछ है। हुक्मरानों की पहली तरजीह अपने ऐवान चलाना है, अपनी जरूरियात पूरी करनी है, अपनी मुराद को पूरा करना है। अवाम का सबसे आखिर में नंबर आता है। और मुझे लग ये रहा है कि इस साल भी ये जो देखे, मैं एक सीधी बात कहता हूँ, अल्लाह हमसे नाराज है, सख्त ही नाराज है। किसी को अगर यकीन आए तो सूरह अल बकरा में सूद के बारे में देख ले। ये कितना बड़ा अमाउंट है। देखिए ये 8,054 अरब जो आपने सूद में देना है। तो मैं समझता हूँ कि हर साल हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सूदी कर्जे हैं। बिल्कुल या कर्जों का सूद है। तो उस लिहाज से जब तक हुकूमत अपना वजन कम नहीं करती, अपने खराजात कम नहीं करती, और ऐसे इकदाम नहीं करती जिसमें तिजारत, सनत और सरमायाकार ये इनका एतमाद बहाल नहीं हो जाता। पेट्रोलियम की कीमत को कम करना नागुज़ीर है इस वक्त। और बिजली की कीमत आप देखें, कितनी चीजें ऐसी हैं जो मुल्क की तरक्की में जरूरी होती हैं। मिसाल के तौर पे गैस है, दस्तयाब भी नहीं है और महंगी भी है। पेट्रोल महंगा तरीन है, बिजली दस्तयाब भी नहीं है, और 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। तो मैं तो आगे देख रहा हूँ क्या बजट के बाद क्या है। क्या बिजली की कीमत कम हो जाएगी? तो ऐसा इंडिया इस बजट में मौजूद है कि पेट्रोलियम की कीमतों में वाज़ेह कमी का कोई इशारा आपने देखा हो, या सनत और तिजारत को जमा रखने के लिए कोई ऐसा काम, कोई टैक्सों का बोझ कम करने की बात की गई हो, कोई स्कीम भी आप लाए हो जिसे फिक्स कहते हो, फिक्स नहीं है। टर्नओवर एक स्कीम है, तो टर्नओवर टैक्स की स्कीम में कहाँ ताजी रुकेगा? और अक्सरियत जो नेट से बाहर है उसके लिए इसमें कोई कशिश नहीं है। तो काम जो कर भी रहे हैं इस्लाहात के नाम पर, वो हकीकी मायनों में इस्लाहात नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता इस बजट से कोई खातिर का फायदा होगा। और अभी बहुत सारी बातें देखें, जिस तरह ये एक ऐलान करते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता अगले दिनों में इन बजट में जो टैक्स नहीं लगाए वो बजट के बाद लगा देंगे। मिनी बजट भी तो आ सकता है ना। तो नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा अतीक मीर साहब, मैं इंडस्ट्री की तरफ अगर चलूं तो इंडस्ट्री पे सुपर टैक्स जो कहा गया था कि एक दफा के लिए, वन टाइम के लिए लगाया जा रहा है, अब उसको जो है ना वो कंटिन्यू भी किया गया और थोड़ा सा उसमें रिलीफ जरूर दिया गया कि 50 करोड़ से ऊपर जो है वो 10% की जगह 8% और उससे नीचे जो है ना वो उसको वेव ऑफ कर रहे हैं। तो इससे क्या आप समझते हैं कि इंडस्ट्री को कोई फायदा होगा? कुछ नहीं। इंडस्ट्री को तो फायदा तब होगा आप उसको पानी दें, आप गैस दें, आप उसको सस्ती बिजली दें, आप उसको एनवायरमेंट दें। अब मैं जैसे मुल्क की सूरत हाल तो अपनी जगह है, कराची जैसा माशी हब, मैं तो नहीं देखता कि इसमें किसी को सरमायाकारी का हौसला हो। मैं नहीं समझता इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। आपके सामने कितने सनतकार हैं, आपके प्रोग्रामों में भी आते हैं। तो देखिए क्या सूरत हाल है इंडस्ट्री की। इसलिए कोई ऐसा अमल हुकूमत ने नहीं कर सकी बजट या बजट के अलावा भी कि जिसमें सनतकारों को हौसला हो सके। और जब तक देखिए सनतें नहीं चलती, मैं नहीं समझता कि आप इंपोर्ट के सैलाब को रोक सके, आप बेहतर तौर पे एक्सपोर्ट कर सके। आप डेफिसिट्स को देखें, जो आपका ट्रेड डेफिसिट्स है वो मैं समझता हूँ कि उससे हौलनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। जिन मुल्कों ने अपनी मैशत को, सनत तिजारत को बका नहीं बचा सके, वो चाहे बनियान मरसूस के मार्के हो, मार्के हक हो,
वो नहीं बच सकते। मुल्क फौजी मार्कों से नहीं, इक्तिसादी कामयाबियों से बचता है। इसलिए मैं बड़ी हौलनाक शक्ल देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। IMF का जो होल्ड है, जो कर्जों की भरमार है, बोझ है, वो बढ़ता चला जा रहा है और किसी को इस बात का एहसास नहीं है। आप इनकी फेस रीडिंग देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ये जितने भी हमारे उन्होंने इख्तियार, कोई फिक्र नजर नहीं आती। जब अच्छा, आप आवाम की तरफ जाते हैं अतीक साहब, प्राइवेटाइजेशन तो उसका आप देखते हैं कि लोगों का अंदाज ही बदल जाता है। लोग फिक्र बढ़ गए, लोग परेशान है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, इसका भी हुकूमत ने कभी एहसास नहीं किया। देखिए अभी 6 रुपए की रोटी थी, कल तक की बात है, और पेड़े का वजन था तो 150 ग्राम के करीब। आज पेड़ा यानी रोटी 100 ग्राम के पेड़े की है, कीमत उसकी 25 रुपए है। लोग 2 ही खाते हैं, जो 2 खाते थे वो आज भी 2 खाते हैं। तो मतलब आपने आवाम के पेट पर इस तरह से आपने कदम लगाया है, ये सोटी वो आज भूख काट के लोग आपको टैक्स देंगे। अल्लाह। तो ये अगर आप बारीक बिनी से देखें तो मुल्क की सूरत हाल मुआशी भी और हालात के अतबार से बहुत ज्यादा खराब है, और जिस जगह पे हम चल रहे हैं आने वाला वक्त हमें मजीद बर्बादी के इशारे दे रहा है। अच्छा मीर साहब, प्राइवेटाइजेशन की भी बात की गई कि 161 अरब जो है ना वो निजकारी से भी कमाए जाएंगे। क्या घर के बर्तन बेच के भी मुल्क को चलाया जाएगा? क्या आप किस इन अहमकों की किस बात का आप मातम करेंगे? ये अब यानी निजकारी के जरिए खसारा पूरा करेंगे, और बेचना किसका? वो हमारा बेचना है, इनका अपना क्या है? कि मतलब इदारों को बेच के पैसा इकट्ठा किया जाएगा, ये भी रेवेन्यू में आएगा। तो बेचना तो अपना बेचे तो हम कहें कि मुल्क से मोहब्बत है, ये मुल्क को संवारना चाहते हैं। ये जितने भी आप देखें, ये असेंबली में जितने लोग भी ये इक़्तिदार लेके बैठे हैं, इनमें 80% से ज्यादा लोग हैं जिनके एहसास से मुल्क से बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब इनको यकीन है एक दिन, जिस तरह आज मैं समझता हूँ कि वो बजट के जो पेपर्स हैं वो फाड़ के वजीर खजाना पर लुटाए गए। आपने देखा होगा ये मंजर। बिल्कुल, सबने देखा है। ये इस लायक है कि इनके कपड़े फाड़े जाते हैं। आप देखेंगे अवाम इनके कपड़े इसी तरह फाड़ के इन्हें ना घसीटे तो फिर कहिएगा ये कतन गाफिल है कि अवाम के जज्बात क्या है। मुझे आप ही बताइए, इनके अच्छा कहने वालों की शरह कितनी है? ईमानदारी से बताइए, कितने लोग इनके गुण गाते होंगे? तो मीर साहब, जब हम इलेक्शन के दिनों में निकलते हैं, हम तो वोट इन्हीं को देने के लिए जाते हैं ना। वहां पर तो हमारी चलो नहीं सुनवाई होती, फॉर्म 47 जो भी है, लेकिन हमारा फिर मसीहा बनेगा कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इसी तरह से जो है ना दबाया जा रहा है, तनख्वाहदार तबके को उससे ज्यादा दबाया जा रहा है। तो मुल्क जाएगा किधर? गरीब अवाम पाकिस्तान की जो है किसको मसीहा समझे? एक नुस्खा जो कुरान से मैंने लिया है, ये सूद जिसने आज हमें बर्बाद किया, जिसकी सजा के तौर पर हम पर बदतरीन जालिम तरीन हुक्मरान मुसल्लत है, इस सूद के खिलाफ तो उठो तो सही चीज पैदा फरमाता है कि मैं और मेरे नबी की जानिब से सूदखोर के खिलाफ ये ऐलानी जंग है। तो अवाम क्यों चुप है? कि अवाम कुरान को नहीं मानती, कुरान के अहकामात को नहीं समझती? कि अवाम को कुछ एहसास नहीं है कि अल्लाह के अहकामात की नफी होगी तो हमारा क्या बनेगा? वो कौमें जिन जो अल्लाह ने जिन्हें हलाक किया, जिन अंबिया काम की उम्मतों को, उन्हें वो लोग भी हलाक हो गए जो चुप करके बैठे थे, हालांकि वो नाफरमान नहीं थे। बिल्कुल ऐसे। वो दीन को, वो इबादत गुजार थे, लेकिन हक के लिए आवाज नहीं उठाते। यही है कि हमारी आवाम कब निकलेगी। अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अब कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे। नदीम मौलवी साहब, अतीक मीर साहब की बातें सुन के एक बड़ा वो हो रहा था कि नहीं हम वाकई किस सिमत चल निकले हैं गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन जो बातें उन्होंने की है ना, बड़ी प्योर बातें की हैं कि देखें सूद से जान छुड़ाएंगे तो ये ज़मीन सोना उगलेगी। इस ज़मीन को हम जब अल्लाह पाक के अहकामात को हम नाफिज करेंगे, उसको मानेंगे, कुरान को हम पसे पुष्ट डाल के बैठे हुए हैं, हम उसको पीठ किए हुए हैं कि हम उन जो अहकामात हैं उसकी तरफ जा ही नहीं रहे, उस अंग्रेज़ कवानीन की तरफ, तो ये कब तक चलेगा ऐसा नदीम साहब?
देखें, सबसे पहले तो हमें इस सूद की जो लानत है इसको ख़त्म करनी पड़ेगी और ये ग्रेजुअली होगी। दूसरी बात ये कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को काम करना पड़ेगा कि इंसानियत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए हुक्मरान बैठ के सबके साथ मशवरे के साथ काम करें। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या PIA के टिकट अब 10,000 के हो गए हैं जो 40,000 के थे? क्या उनकी तनख्वाहें जो थी, जो 1 लाख थी, 2 लाख हो गई हैं? देखें, बात ये होती है, हम अक्सर क्या काम करते हैं कि जी किसी न किसी को अच्छी कीमत में देके अपनी जान छुड़ा देते हैं। इदारों को चाहिए, जो हुकूमती इदारे हैं, मेहनत करें, काम करें, और जो कारकर्दगी ना कर सके उसको सैक कर दे, उस MD को, उस सियासत को हटा दें इन कारोबार से। देखें, बात यह है, चाइना में भी तो हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं ना, आप सिंगापुर में भी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, साथ में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट मिलके जब काम करते हैं तो वो मोनोपोली नहीं होती है। जो 500 की जो चीज है वो 1000 में नहीं बिकती है। आपने कैपिटलिस्ट मार्केट लिया है, कैपिटलिस्ट मार्केट के अंदर मोनोपोली होती है। आप देखें, हर चीज के अंदर आपकी मोनोपोली है, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो। एक इंडस्ट्री कैसे तरक्की करेगी? आप देखें, बिल्डिंग बनाते वक्त आपके पास मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से आप काम कर रहे होते हैं। आज अगर आप सीमेंट इंपोर्ट करते हैं ना, तो आपकी लोकल सीमेंट से सस्ता पड़ता है। आप अगर गाड़ियां इंपोर्ट कर देना और ड्यूटी कम कर दे, तो आपकी लोकल मैन्युफैक्चरर से गाड़ी सस्ती पड़ती है। हमारी हर चीज, आज हम जो यहाँ पे प्याज एक्सपोर्ट करने जाते हैं, तो पाकिस्तान में प्याज जो है वो 40% महंगा हो जाता है। यानी हम अपने पाकिस्तानियों को प्याज तक के नहीं दे सकते। तो ये जो पॉलिसीज होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज होती है कि जनाब क्या चीज है, आज गंदम महंगा क्यों है, हम कभी चीनी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर चीनी इंपोर्ट करते हैं। पॉलिसीज के ऊपर काम करें। और फिर हमने वही बात की है कि जनाब हम आके हर साल बजट देते हैं, और जितने भी 70 सालों में वजीर खजाना है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, वो आज तक पाकिस्तान में नहीं रहते, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। यानी कि अपना टेन्योर खत्म होने के बाद वो तो शिफ्ट हो जाते हैं। ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर पार्टियों को करते हैं, जबकि असल कसूरवार जो होते हैं वो वजीर खजाना होते हैं, जो बाहर ममालिक से आते हैं, वोट लेते हैं, किसी न किसी तरह कोई सेनेटर बन के आता है, कोई किस तरह से आता है। पाकिस्तान वजीर खजाना भी इंपोर्टेड ही होते हैं, इंपोर्टेड ही होते हैं। तो फिर उस वजीर खजाना की अकाउंटेबिलिटी देखें, हम जब नौकरी पे किसी को रखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जी आप क्या, किस तरह से आप काम करेंगे, आप किस तरह से प्रॉफिट देंगे ऑर्गेनाइजेशन को, आप बताएं कौन सी पॉलिसी आप चलाएंगे। क्या हमारी हुकूमत ये इस वजीर खजाना से बताएं और पूछें कि जनाब आपने कौन सी पॉलिसी चलाओगे ताकि अगले साल महंगाई में कमी होगी, वो पेश करें। आप अपना इकोनॉमिक प्लान पेश करें, आप इकोनॉमिक मॉडल दिखाएं, किस मॉडल के तहत आप काम करें। क्या आप कैपिटलिस्ट मार्केट के अंदर अगर आप कामयाब हैं, तो फिर एडम स्मिथ जो कि बाबा इकोनॉमी थे, वो क्यों बाद में कहा गया कि जनाब वो भी फेल हो गए थे कैपिटलिस्ट मार्केट में, सोशलिस्ट मार्केट फेल हो गई थी। तो क्या कौन सी मार्केट ने तरक्की की थी? जो मिक्स्ड इकोनॉमी को लेके चले थे, यानी कि कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों मिलके काम करते हैं, वो एक इकोनॉमी के पॉलिसीज बनते हैं। हम HDI जो पाकिस्तान ने इन्वेंट किया, किसी और मुल्क ने नहीं किया है, महबूबुल हक साहब ने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे क्या हमने कभी काम किया इतने सालों में? हमें इस वक्त डैम्स की जरूरत है, हमें इस वक्त बिजली की जरूरत है। डैम के लिए पैसे तो रखे ना, मुझे नहीं लगता उतने पैसों में डैम बनेगा। एक शारे भुट्टो 30 अरब रुपए से तजावज कर जाती है, तो क्या आप 30-22 अरब रुपए किसी डैम के लिए रखेंगे तो बन जाएगा? डबल पैसे लगा के डैम्स को सबसे पहले, ताकि खुदा न खास्ता आगे आने वाले दुनिया में कुछ भी हो सकता है, क्राइसिस आ सकता है, पानी की सबसे बड़ी जरूरत है। आपको चाहिए डैम्स बनाए, आपको चाहिए समंदर के पानी को मीठा करे, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पानी बगैर जिंदगी ही नहीं है। पानी के ऊपर आप अरबों रुपया लगा दे, ये तो कोई शायद थर्ड प्रायोरिटी में भी नहीं है। सबसे टॉप प्रायोरिटी पानी होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए जनाब बिजली, उसके बाद गैस, उसके बाद ये पेट्रोल। इन चीजों के बगैर दुनिया में कहीं पे भी तरक्की नहीं होती है। आपकी सबसे बड़ा बजट इसके ऊपर होना चाहिए कि जनाब पानी पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होगा। इसके लिए आप, पानी वेस्ट होता है, आप डैम्स बनाएं। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आप दिन रात मेहनत करें, डैम्स के पीछे चले जाएं, आप दिन रात मेहनत करें, आप समंदर के पानी को मीठा बना दें। हर इलेक्शन के स्लोगन होता है जनाब रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, सब कुछ देंगे। मुख्तलिफ स्लोगन्स तो मुख्तलिफ पार्टीज के रहते हैं, लेकिन अवाम की पार्टी, अवाम की सुनवाई उस तरह से कहीं पे नहीं होती। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आज बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाए। बजट की जो बातें इतने दिन से की जा रही थी, आज आखिरकार वो बजट आ ही गया। नाज़रीन,
बजट 2026-2027 आज पेश हो गया। अब उसके ऊपर हर जगह बहस ज़रूर हो रही है, लेकिन देखना यह है कि क्या इस बजट में गरीब आवाम के लिए भी कोई चीज़ है, गरीब आवाम की कोई सुनवाई हुई है। जिस तरह से तनख्वाहों में 7% का इजाफा या प्राइवेट सेक्टर में 10% की आपने तजवीज़ दे दी, और उसके साथ साथ जो टैक्स सैलरीड लोगों के ऊपर आपने कमी की है, क्या बाकी की चीज़ें उनको जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो चीज़ें बढ़ेंगी, तो क्या उनको टैक्स में रिबेट मिलने के बाद, रिलैक्स मिलने के बाद वो उन तमाम चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे? ये एक सवालिया निशान ज़रूर अपनी जगह पे कायम रहेगा। लेकिन देखना यह है कि क्या पाकिस्तान में पिछले 77-78 सालों से राइज जो निज़ाम है ये कब बदली होगा? अगर आप टैक्स नेट को नहीं बढ़ाते, आप उन तमाम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम नहीं करते, डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आप नहीं आते, टैक्स नेट में लोगों को नहीं लेके आते, तो यकीनन आपके पास से वो रेवेन्यूज़ जो एक्चुअल रेवेन्यूज़ आपके पास जमा होने चाहिए नहीं होंगे। मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।